नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं 11th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। उसमें हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से कोण को हम रेडियन में चेंज करते हैं, किस तरह से डिग्री में चेंज करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, चाप और कोण में क्या संबंध है, त्रिज्या और चाप में क्या संबंध है, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि किस क्वाड्रेंट में कोण की क्या स्थिति बनती है, क्वाड्रेंट किस प्रकार से बनते हैं, धनात्मक कोण किस तरफ से बनते हैं, ऋणात्मक कोण किस तरफ से बनते हैं, ये सारी बातें हमने की थी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम आगे जो पढ़ेंगे वो है कि प्रत्येक फलन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के प्रांत और परिसर क्या होंगे। प्रांत किसे कहते हैं, यदि ये वर्ड आपको समझने में दिक्कत है या प्रांत वर्ड यदि फर्स्ट टाइम आया है तो आपको बताऊंगा कि किसी फंक्शन में मान जिस समूह में से रखा जाता है, जिस समुच्चय में से, जिस समूह में से फलन में मान रखा जाता है उस समूह को प्रांत कहते हैं, और जिस समूह से उत्तर आता है उसे हम परिसर कहते हैं। या जिस समूह यानी जो उत्तर आते हैं, समूह ने कहकर मैं उसको ये कहूं कि जो उत्तर आते हैं उनका जो समूह बनता है उसको हम परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो आइए इधर मैं बात करता हूं कि सभी फलनों का प्रांत एवं परिसर, डोमेन एंड रेंज की बात चल रही है। डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा, साइन एक्स की बात करते हैं तो x की जगह x बिलोंग्स टू r होगा, यानी कोई भी रियल नंबर एंगल के रूप में हम साइन में, कॉस में रख सकते हैं। टेन, कोट, सेक और कोसेक में लिमिट है कि क्या नहीं रखना है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप साइन और कॉस दोनों में एज ए एंगल, कोण की तरह, कोण की जगह आप रख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या यहां पर रखी जा सकती है। ऐसा करने पर उत्तर क्या आएगा, ऐसा करने पर उत्तर जो आएगा वो इसका वो -1 और +1 तक आएगा, न -1 से कम आएगा न +1 से ज्यादा आएगा, किसका, साइन। ऐसा ही कोस में होता है, ऐसा ही कोस में होता है। इफ x बिलोंग्स टू r देन द वैल्यू और रिजल्ट बिकम इट -1 से +1 तक। कारण क्या है, रीजन क्या है वो सुनिए। मैंने आपको एक वृत्त बनाकर आपको मैंने कहा था कि इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लेते हैं और उस इकाई त्रिज्या के वृत्त में मैंने परिधि पर एक बिंदु P की कल्पना की थी जिसका निर्देशांक a, b है। यहां से लंब डाला था, इस बिंदु को M कहा था। इकाई त्रिज्या मतलब OP का मान 1 हो गया क्योंकि OP त्रिज्या है। इसकी लंबाई B होगी, इसकी लंबाई A होगी, इसकी लंबाई B होगी। इतनी बात आपको आराम से समझाई थी और ये एंगल मैंने आपको x रेडियन कहा था। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब यदि ये बिंदु जो P है वो ऊपर की बजाय इधर होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता, उतना ही एंगल बनाता। इधर x रेडियन है तो नीचे भी x रेडियन का एंगल ही बनता, पर आप नीचे आए तो माइनस का x हो गया, तब इसकी जो पोजीशन है वो यहां आ जाती, इसको p' नाम देता हूं, a हो गया और ये m हमारे पास है, ये नीचे जस्ट आया तो यहां पर b अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आने के कारण b का वैल्यू ऋणात्मक हो गया, तो इस बिंदु P' के निर्देशांक हो गए a, -b। a तो उतना ही रहा पर b अपनी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आने के कारण ऊपर धनात्मक था तो नीचे ऋणात्मक हो गया। अब
हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पर एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां हम कोस की बात करते हैं ऊपर वाले त्रिभुज OMP में। तो कोस x कोस बराबर होता है हमारे पास में आधार बटे कर्ण। आधार a है, कर्ण 1 है, तो कोस x का वैल्यू 1 के बराबर है। जब मैं यहां कोस -x लेता हूं तो भी आधार बटे कर्ण, सूत्र तो वही रहना है। कोण ऋणात्मक धनात्मक लेने से सूत्र थोड़ी बदल जाता है। यहां पर आधार तो a ही रहा और कर्ण कितना रहा, 1 ही रहा। रिजल्ट कितना आया, a। यानी कोस में एंगल चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम आ रहा है। यहां जो भी एंगल बन रहा है तो कोण बनाने वाली रेखा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अभी जब -x डिग्री या -x रेडियन कोण बन रहा है तब कोण बनाने वाली रेखा है वो चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अभी यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब धनात्मक कोण बन रहा है तो एंटी क्लॉक चलते हैं और ऋणात्मक कोण बनता है तो क्लॉकवाइज चलते हैं। दोनों कोण बराबर है, ये x है ये -x है, सिर्फ निशान चेंज है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो कोस में चाहे धनात्मक रखा तो भी a वैल्यू आई और कोस में ऋणात्मक रखा तो भी a वैल्यू आई। अब साइन को चेक करते देंगे, साइन में क्या होगा। साइन x है, हालांकि ये बता रखा है मैंने कि साइन x का वैल्यू b के बराबर आएगा। कैसे आएगा एक बार फिर से आपको बताता हूं। लंब बटे कर्ण होता है और ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, OMP की बात करें तो OMP में लंब कितना है, b के बराबर है और कर्ण कितना, 1 के बराबर है। सर 1 कहां से आया, 1 इसलिए आया कि मैंने कहा है मैंने इकाई त्रिज्या का वृत्त खींचा है। इकाई वृत्त यानी जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो या इकाई सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, एक जिसकी त्रिज्या हो उतना मैंने वृत्त खींचा है, उतनी त्रिज्या का वृत्त खींचा है। तो इसका मान 1 ऑलरेडी मैंने रचना में ही लिया है। तो यहां पर इसका वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है। अब चेंज करता हूं एक बार में, मैंने चेंज कर दिया, वही सूत्र तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण, पर अब b किसका हो गया, माइनस का, कर्ण तो 1 रहेगा, रिजल्ट आया -b के बराबर। यहां साइन में जब प्लस का x रखा कोण तो प्लस का b आया और माइनस का x रखा तो माइनस का b उत्तर आया, क्योंकि लंब चेंज हो रहा है। तो जब क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो क्वाड्रेंट चेंज होने से यहां पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान भी बदल जाते हैं, कहीं धनात्मक होते हैं तो कहीं ऋणात्मक होते हैं। पर सुनिए, a और b का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। देखो b का वैल्यू ऊपर रहेगा तब प्लस का 1 रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम b का वैल्यू कितना हो सकता है, त्रिज्या के बराबर हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, यानी जब ये बिंदु P घूमते हुए B पे आ जाए, समझ में आ गया, तब जो लंब है देखो यहां जब ये पास आएगा P यहां है फिर यहां होगा, इतना बड़ा लंब हो गया, ऐसे त्रिभुज बनेगा। ऐसे देख लो, ऐसे कल्पना कीजिए जब यहां बिंदु होगा तब ऐसे करके ऐसे त्रिभुज बनेगा लंब, तो इतना लंब हो गया, फिर पास आया फिर लंब बढ़ा फिर लंब बढ़ा फिर लंब बढ़ा। जब B और P संपाती हो गए, एक जगह आ गए, यानी P चलकर B के ऊपर आ गया, इस स्थिति में क्या होगा कि लंब की लंबाई इस OB के बराबर हो जाएगी। OB क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो B का अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। सर अधिकतम कैसे बोला, आपको क्या पता चला कि इस 1 से ज्यादा नहीं होगा। अरे भाई कोई भी बिंदु परिधि के ऊपर है तो उसकी केंद्र से जो दूरी है, उस बिंदु की केंद्र से दूरी कभी भी त्रिज्या से ज्यादा नहीं होती है। तो जो लंब B है उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम प्लस बना सकती है। ऊपर गया तो +1 और D पे आएगा तो -1। समझ रहे हो, समझ रहे हो, किसकी वैल्यू, लंब की लंबाई जो B है, B का मान मैक्सिमम +1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। ऐसे ही A का मान देखो, जब ये P आकर A के ऊपर संपाती होता है, जब P आकर A के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाता है, एक जगह हो जाते हैं, तब यहां पर क्या होगा, आधार बढ़कर त्रिज्या के बराबर हो गया। जब देखना यहां पर ये कोण बढ़ता है, ये मैंने आपको
8वें अध्याय में पढ़ाया था, स्थितियां समझना आप आराम से। यहां पर चलो जैसा बना लेता हूं मैं, किस तरह की स्थिति है आपके पास में, और इस कोण की बात कर रहे हैं, ये x है और आपको एक फिक्स पथ के ऊपर घूमना है। तो आप जब यहाँ P अभी यहां पर है तो कोण इतना है, जब P यहां आ जाता है तो कोण इस तरह से बढ़े। अब कोण इतना बड़ा हो गया, कोण बढ़ रहा है तो आधार रखेगा, समझ में आ गया। कोण बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 90 हो गया, कोण 90 का हो गया तो आधार 0 हो गया, क्योंकि लंब अब यहां पर आ गया। और जब कोण घटेगा, ये बिंदु इधर जाएगा और इस A के ऊपर आ जाएगा, तब यहां पर आधार सर्वाधिक होगा। किसके बराबर होगा? त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी है? 1 है। तो जब ये P बिंदु B के ऊपर आता है, देखो ये डायग्राम जो बन रहा है आपको दिख रहा होगा वहां पर, यहां फिर से मैंने बना दिया है कि जब बिंदु यहां पर B नाम दिया, यहाँ A नाम दिया, यहाँ C नाम दिया, यहाँ D नाम दिया है, जब B पर रहता है कौन? P, तब B अधिकतम होता है और वो B होता है 1 के बराबर। जब बिंदु P D पर होता है तो B न्यूनतम होता है, वो -1 के बराबर। जब P A के ऊपर होता है तब जो A है वो अधिकतम होता है 1 के बराबर, और जब P C के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर A होता है न्यूनतम -1 के बराबर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर जो A का उच्चतम मान आया वो +1 और -1, और B का उच्चतम मान और निम्नतम मान +1 और -1 आया। तो हम ये कहेंगे कि साइन और कोस में कोई भी वास्तविक संख्या आप रखो, आप 10 बार भी घूमकर A पर आओगे तो आपको स्मॉल a का मान 1 ही मिलेगा। आप 100 बार घूमकर B पर आओगे तो B का मान +1 ही मिलेगा। आप 1000 बार घूमकर D पर आओगे तो B का मान -1 ही मिलेगा, चेंज नहीं होना है। तो आप क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू R के लिए cos x और sin x का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। यानी इसका जो रेंज है, रेंज समझ गए ना, साहब यहां से यहां तक है, न इसके बाहर जाना है न इसके बाहर जाना है, वो रेंज होगी, वो परिसर हो गया, वो हमारी परिधि होगी, वो हमारा दायरा हो गया। तो इसकी रेंज है वो x बिलोंग्स टू R के लिए साइन और कॉस की जो रेंज रहती है वो -1 से +1 तक होती है। तो ये रेंज है इसकी, और ये उनका जो प्रांत बोलता हूं जिसे हम डोमेन कहते हैं। प्रांत का मीनिंग होता है जिसमें से वैल्यू रखनी है, वैल्यू कोई भी रियल नंबर x का मान जिसमें से रखना है वो डोमेन है, वो प्रांत है। तो x का मान आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं पता होगा कि एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू R, x किसमें से आएगा? R में से आएगा। R किसको कहते हैं? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R कहते हैं। तो कोई भी वास्तविक संख्या आप x की जगह रखोगे तो जो sin x का वैल्यू है वो अधिकतम 1 बन सकता है, कम से कम -1 बन सकता है, इससे कम -1 से कम नहीं बनेगा, +1 से अधिक नहीं बनेगा। तथा ऐसा ही कोस में होगा। तो दो फंक्शन का आपको मैंने डोमेन बता दिया और रेंज बता दिया, बाकी 4 बचे उनकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं। आइए सबसे पहले अपन सेक और कोसेक की बात कर ले। सेक x, और जब x बिलोंग्स टू R, अब x बिलोंग्स टू R नहीं होगा, x का मान कोई भी रियल नंबर आप रखें कि कोस का जो वैल्यू होता है वो समझिए, सेक x = 1/cos होता है, और कोस का वैल्यू जहां पर 0 होगा वहां इसका वैल्यू इनफाइनिट होगा। इनफाइनिट का मतलब अपरिभाषित वैल्यू होगी, और अपरिभाषित वैल्यू वाले फलन का अध्ययन करने का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। उसी फलन का अध्ययन करते हैं, इसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आता है। अपरिभाषित जब कोई वैल्यू है, इनफाइनिट से बोलते हैं अपन, अनंत से बोलते हैं, या नॉन डिफाइंड वैल्यू है, तो उस फंक्शन को स्टडी करने में यूज नहीं लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, सेक x, तो जहां पर कोस का वैल्यू 0 है वहां सेक अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम वो वैल्यू x की नहीं रखेंगे जहां पर कोस 0 होता है। कोस 0 कहां होता है? कोस
आधे पाई के, हाफ पाई के ओड मल्टीपल्स पर कोस का वैल्यू 0 होता है। ये बात मैंने आपको अच्छी तरह पहले वीडियो में बताई थी, वापस से बता रहा हूं कि जब यहां आता है तो कोस का वैल्यू 0 हो जाता है। कोस 0 कैसे हुआ? क्योंकि a 0 हो गया। अभी बताया था मैंने, कोस x का वैल्यू a होता है, साइन x का वैल्यू b होता है। तो जब ये p चलकर इसके ऊपर आएगा तब आधार का मान 0 हो जाता है। यानी आप देखो ये ऊपर आने वाला, आप सोचो, कल्पना करो कि ये सूर्य है, ये सूरज है, सूर्य है, सन है। तो आपको पता है सन जब अपने ठीक सर के ऊपर आता है तो अपनी छाया क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जब इधर गया सूरज तो अपनी छाया लंबी होगी, जो जितनी लंबी छाया बनी वो अपना क्या हो गया? आधार हो गया। हम क्या हो गए? लंब हो गए। हमारे सिर से छाया का जो सीरा है, छाया का जो लास्ट वाला किनारा है, उसको यदि हमारे सिर से जोड़े तो वो क्या हो गया? कर्ण हो गया। छाया क्या हो गई? आधार हो गई। हम क्या हो गए? लंब हो गए। हमारे सिर से उस छाया का किनारा जोड़ा जाए किसी धागे से, तार से, तो वो क्या हो गया? कर्ण हो गया। आप सोचिए P एक सूरज की तरह है, सूर्य की तरह है, सन की तरह है। जब वो हमारे सर के ऊपर आता है तो क्या हमारी छाया बनती है? हमारी छाया 0 होती है, यानी आधार 0 हो गया। जैसे ही वो इधर या उधर जाता है तो हमारा आधार जरूर बनता है। तो इधर आएगा, यहां आएगा तो छाया अधिकतम होगी। जब सूरज उदय होता है, यहां का मतलब सोचो, उदय होना और अस्त होना की बात करो आप। जब सूरज उदय होता है या जस्ट लास्ट क्षण में अस्त हो रहा है उस समय, और जस्ट उदय होते समय की छाया सबसे लंबी होती है। और 12 बजे जब दोपहर होती है, ठीक जब सूर्य अपने सर पे रहता है, तब छाया न्यूनतम होती है, नगण्य होती है, 0 होती है। तो वही कंडीशन यहां लीजिए, जब यहां है तब छाया सर्वाधिक है। छाया मतलब आधार हो गया। यहां A पर है तो भी छाया सर्वाधिक है। जब D पर आएगा यानी अस्त होने आएगा तब भी छाया सर्वाधिक होगी। और जब उदय होता है तभी छाया की लंबाई सर्वाधिक होगी। तो जब उदय होता है इट मींस A पर रहता है तब भी आधार अधिकतम होता है, और C पर रहता है तब भी आधार अधिकतम होता है। पर दोपहर में आ गया, सर के ऊपर आ गया, तो हमारी छाया क्या होगी? 0 होगी, शून्य होगी, आधार क्या हो गया? 0 हो गया। तो कोस x इक्वल a होता है। जब P घूमकर B पर आता है तो a का मान 0 हो गया, नगण्य हो जाता है। और a B पर आने का मतलब अपन प्रारंभिक रेखा OA मानते हैं। प्रारंभिक रेखा OA के साथ में OB का कोण 90 डिग्री पर है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यानी OA और OB परस्पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहां पर आया तब कोस का मान 0 हो गया, तो यहां आएगा तो भी 0 होगा। ये क्या होते हैं? ये 90 और ये है 270। ये 90 और 270 आधे पाई के विषम गुणज कहलाते हैं। देखिए यहां आपको बताता हूं मैं, π/2 के ओड मल्टीपल इस तरह 2n और +1 या -1 भी कह सकते हैं, ये आधे पाई के विषम गुणज कहलाते हैं। सर ये विषम गुणज किस तरह से हुए हमें एक्सप्लेन करो। अभी करता हूं। देखो साहब, आप n का वैल्यू 1 रखो, ठीक है? 1 रखा तो क्या हो गया? यहां -1 भी लिख सकते हैं, तो प्रारंभ से वैल्यू आ जाएगा। ये n का वैल्यू 1 रखो, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 को इससे गुणा करो तो 1 बार आधा पाई आया। सुनो ना इस बात को, अपनी भाषा में समझे ना। इसका वैल्यू n क्या है? n एक z का मेंबर है। z मतलब क्या होते हैं? पूर्णांक। पूरा अंक लिखना है, पूर्ण है जो अंक, समझ में आ गई? तो पूर्णांक लिखना है, प्लस का रखो या माइनस का रखो। मैं एक बार प्लस का रख के आपको चेक कराता हूं कि ये एक विषम गुणज को निरूपित किस प्रकार से करता है। n का वैल्यू 1 रखा, 2 एकम 2, 2 - 1, 1 आ गया, यानी 1 बार आधा पाई है। ठीक है, देखते रहना। कोमा n का मान 2 रखो, प्लस का रख रहा हूं। z में से माइनस प्लस दोनों होते हैं, z में इन पूर्णांक माइनस और प्लस, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, पर मैं एक बार प्लस वाले यूज कर रहा हूं। 2 रखा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, कितना आ गया? 3, तो 3 बार आधा पाई। फिर 3 रखा, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5 बार आधा पाई। फिर यहां पर 4 रखा, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7 बार आधा पाई। 1 बार आधा पाई, 3 बार आधा पाई, 5 बार आधा पाई, 7 बार आधा पाई।
माइनस का रख लेते हैं, माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस के 2 और माइनस का 3। आप जीरो भी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, जीरो रखते, पूर्णांक जीरो एक पूर्णांक होता है, जीरो रखते हैं तो जीरो के सिंटू क्या जीरो हो गया, जीरो में से माइनस 1 घटाया तो माइनस 1 आया, तो माइनस का आधा पाई आ गया। माइनस का 1 रखा तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस के 3 हो गए, माइनस का 3 बार आधा पाई हो गया, फिर माइनस का 5 बार आधा पाई हो गया, माइनस का 7 बार आधा पाई हो गया। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 क्या है, विषम संख्याएं, विषम पूर्णांक है। तो ये एक आधे पाई के विषम गुणजों को निरूपित करता है। कौन, 2n-1 इंटू पाई बाई 2 बोल दो या पहले पाई बाई 2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आधे पाई के विषम गुणज, हाफ पाई के ओड मल्टीपल्स जहां जहां होते हैं वहां कोस का वैल्यू 0 होता है। जहां कोस का वैल्यू 0 होता है वो मान हमें सेक में नहीं रखने हैं। तो हम ये कहेंगे क्यों नहीं रखने, क्योंकि जहां कोस 0 होता है वहां पर सेक अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें x के सेक का मान निकालते वक्त, सेक का रेंज और डोमेन निकालते वक्त ध्यान में रखना है कि x के वो मान नहीं रखने जहां पर सेक अपरिभाषित हो जाए, अनंत हो जाए। और सेक अपरिभाषित वहां होता है जहां कोस का वैल्यू 0 होता है, और कोस का वैल्यू 0 आधे पाई के विषम गुणजों पर होता है। तो सेक का प्रांत लिखते समय आधे पाई के विषम गुणज नहीं रखे जाएंगे, यानी वो वास्तविक संख्याओं में से घटा दिए जाएंगे। कैसे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं, ये तो मैंने इतनी बात आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इसका जो डोमेन है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्या होगा, r में से इसको माइनस कर दो, इसको 2n-1 और इंटू पाई बाई 2, यानी सारी वास्तविक संख्याएं आप लिख सकते हो। यानी यहां पर कोमा लगाया और मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू, सारी वास्तविक संख्या लिख सकते हो, बट हाफ पाई का ओड मल्टीपल नहीं रखना है। तब उसका जो रेंज आएगा सेक का और कोस का जो कोसेक का जो रेंज होता है वो क्या होता है जरा देख लीजिए। यहां पर सारी रियल नंबर आएगी, इनफाइनाइटली सारी रियल नंबर आएगी, बट -1 से लेकर +1 के बीच की नंबर नहीं आएगी। समझ में आ गया, यानी क्या होगा, यहां जो इसका रेंज होगा, मैं यहां लिखूं, इसकी जो रेंज आएगी वो लेस देन, छोटी रहेगी -1 से, और ग्रेटर देन, सॉरी ये +1 लेस देन -1। रेंज बड़ा और बराबर है इसके 1 के, और छोटा और बराबर है -1 के। यानी यहां पर कौन नहीं आया, -1 से लेकर +1 वाली वैल्यू, यानी इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, सभी रियल नंबर आएगी, आ सकती है, बट कौन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, -1 से और +1 ये नहीं आएगा, यानी -1 और +1 के बीच की नंबर रेंज में नहीं आती है। समझ लेना आराम से, इसके लिए सेक के लिए। यहीं पर इसी तरह से आप कोसेक भी बता सकते हैं कि कोसेक में x बिलोंग्स टू r होगा, बट कोसेक इक्वल 1/sin होता है, ये समझ लेना आराम से। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, कोसेक x इक्वल 1/sin x होता है। तो जहां जहां पर साइन का वैल्यू 0 होता है वहां वहां कोसेक इनफाइनाइट हो जाता है। तो साइन का वैल्यू 0 आता है, ऐसा x का वैल्यू हमें नहीं रखना है। तो साइन का वैल्यू 0 है, साइन का वैल्यू 0 होने का मतलब किसका वैल्यू 0 होना, b का वैल्यू 0 होना। ये जब p a और c पर आता है तब b का मान 0 होता है। a और c पर आने का मतलब साइन का वैल्यू 0 होगा। तो यहां कब आता है, 0 पे आता है, और यहां कब आता है, 1 पाई पे, यहां फिर आया 2 पाई पे, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, यानी n पाई पर साइन का वैल्यू 0 होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो n पाई वाला वैल्यू कोसेक में नहीं रखना है, और बाकी सब आप वास्तविक संख्याएं रख सकते हो। देखो मैं यहां लिखूंगा, कोसेक के लिए बात कर रहे हैं हम x, और जबकि x बिलोंग्स टू r हो सकता है, बट r में से क्या नहीं रखना है आपको, n पाई नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है, n पाई इसमें से नहीं रखना है। और जहां पर n है यहां इसको ऐसे लिखते हैं, जबकि जो n है वो बिलोंग्स टू z हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है n का वैल्यू, बट n पाई r में से नहीं रखना है। तो इसका जो रेंज आता है वो सेम ही रहेगा, सेम टू सेम रेंज रहेगा। क्या, ये रेंज रहेगा, r में से -1 से +1 के बीच की नंबर नहीं आएगी, बाकी सब रियल नंबर आ सकती है। ये हो गया साइन, कॉस, सेक और कॉसेक का डोमेन और रेंज किस तरह से लिखी जाती है।
अब इसकी बात करें, हम टेन और कोट की बात करें, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज टेन इज इक्वल साइन बाई कोस। नीचे कौन आया, कोस आया, तो जो हर के अंदर लिखा जाता है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान 0 होते ही उस भिन्न संख्या का मान अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो हर का कभी भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन लिखते वक्त हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी नंबर के लिए हर का मान 0 हो रहा है तो वो नंबर वहां से हटा देनी चाहिए, वहां सिंबल या इंडिकेशन देना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए कि x का वो वैल्यू यहाँ पर नहीं रखना है जिसके कारण दी गई भिन्न का मान अनंत हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था, यहां लिखता हूं 10 की बात करें, 10x की, तो साइन x बाई कोस x इसका रिलेशन होता है। कोस का वैल्यू कहां पर, मैंने भी बोला था आधे पाई के विषम गुणज, हाफ पाई के ओड मल्टीपल्स पे, तो यहां पर भी ये नहीं रखना है, यदि ये रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे कोट की बात करते हैं, वापस कोट x की बात करें, कोट इज इक्वल होता है कोस x बाई साइन x, तो यहां पर वो वैल्यूज नहीं रखनी है जिसमें साइन का वैल्यू 0 होता है। क्या नहीं रखनी है, एन पाई यहां पर भी नहीं रखनी है, वरना एन पाई रखते को साइन का वैल्यू 0 होगा, साइन 0 होगा तो भिन्न का हर 0 हो गया, हर 0 हो गया तो पूरी भिन्न संख्या का मान अनंत या अपरिभाषित मान बन जाया करता है। तो कभी भी किसी भी भिन्न को लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि उसका हर 0 नहीं हो, और यदि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 होता है तो वो वैल्यू वहां से एक्सेप्ट कर देनी चाहिए, वहां से हटा देनी चाहिए और इंडिकेट कर देना चाहिए कि x की केवल ये वैल्यू काम में नहीं ले सकते, बाकी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पर किसी भिन्न को x बाई x माइनस 2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखने पर ये अनंत हो जाती है, -2 रखने पे नहीं होगी, सिर्फ +2 रखने पे होगी। तो आप यहाँ इंडिकेशन देंगे कि x नॉट बिलोंग्स टू या नॉट इज इक्वल, x नॉट इज इक्वल 2 होना चाहिए, यानी x का मान +2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे परिचय था कि फलनों का प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, और हो सकता है ये नेक्स्ट जो मंथ है सितंबर के फर्स्ट वीक में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका भी जितना सिलेबस हो गया, हाफ चैप्टर हुआ है, किसी का 1 चैप्टर हुआ है, या जो लेटेस्ट में टॉपिक चल रहा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 वीक के टॉपिक को लेकर भी आपका फर्स्ट जो सेशनल टेस्ट होता है, इसके मार्क्स आपके ऐड होते हैं, वो टेस्ट आपका करवाया जा सकता है, संभावित है। इसलिए आप तैयारी रखें, जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, सीखें, होमवर्क करें, सारी अपनी पढ़ने की सामग्री अरेंज कर लें, और किसी भी विषय में किसी प्रकार की दिक्कत आप जरूर कॉल करें, बात करें, पूछें, और किसी टीचर के नंबर नहीं तो आप मेरे को कॉल करें, मैं आपको टीचर से बात करवाऊंगा, आपकी सारी जो भी डाउट है उसको दूर करेंगे। हम एक अच्छी तरह से शेड्यूल से पढ़ना स्टार्ट जब तक नहीं करेंगे, हमें उसका कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट नहीं होना है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए शेड्यूल से पढ़ने के लिए हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम बनाने के लिए हमें हर सराउंडिंग जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे उपयोग में आने वाले संसाधन हैं, उन सबको अच्छी तरह यूज करना सीखें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, टेस्ट की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।